गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज आर शेयरिंग। अलग अलग प्रश्नों की लगातार सीरीज जारी है। लगातार इस वीडियो को देखने से आपके क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता जाएगा, बट इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप इस चैनल पर लगातार बने रहें, और उसके लिए और भी शर्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल पर बरकरार रहें, ताकि आपके प्रश्नों को पढ़ने का तरीका और उसे हल करने का तरीका और साथ साथ उसके बेहतर हिंदी एनालिसिस के लिए, हिंदी व्याख्या के लिए और अपने शब्दों में समझने के लिए आपका यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है, अबाउट उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य और अध्यक्ष होता है। इज इट राइट? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष और सभापति भी होता है और सदस्य भी होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। क्या उपराष्ट्रपति को औपचारिक प्रक्रिया जो है उसी के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है? और तीसरा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में आपको पता होगा कि वो 2 लगातार कार्यकाल के उपराष्ट्रपति बन चुके थे। तीनों के तीनों कथन आप पे विचार करने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि प्रथम 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जी हाँ, राष्ट्रपति के तरह ना तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है और ना ही उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई भी निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति को जब हटाने की प्रक्रिया की बात होगी तो प्रारंभ जो होगा वो राज्यसभा से होगा। ठीक है, राज्यसभा इसमें सुप्रीम है। मतलब कुछ ऐसे पावर जो राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा मिले हैं, उनमें से एक पावर यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर इनिशिएट करना हो, आरंभ करना हो, तो वो स्टार्ट होगा कहां से? राज्यसभा से। दूसरा, राज्यसभा को आर्टिकल 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय स्तर पर जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके तर्ज पर और भी अखिल भारतीय, ठीक है, संगठन का या अखिल भारतीय आयोग का स्थापना करने का अधिकार, अर्थात मतलब उसको पहले इनिशिएट किया वहां से जाएगा। ठीक है, 2 बातें जो लोकसभा से ज्यादा उसको महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही साथ तीसरा और बात है कि अगर मानते हैं राष्ट्र सूची के विषय पर अगर केंद्र को कानून बनाना है तो इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। ओके, वो तो एक्स्ट्रा बातें मैंने बता दिया, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कुछ बातें मैं इसी तरह लिंक करूंगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के चयन। दूसरा प्रश्न है कि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और उसकी नियुक्ति की कोई भी निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इज इट राइट? क्या प्रधानमंत्री को कोई भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? क्या संविधान में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और इसके लिए ये शर्त है? इज इट राइट? दूसरा है, कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के दौरान विवेक शक्ति का उपयोग कर सकता है, अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। कौन सा कथन सही है? आपको पता होगा कि प्रथम स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उसकी परिस्थितियां मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये समझिए कि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया, देयर इज नो मेंशन एनी स्पेशलाइज्ड वे कि इस विधि से या इस व्यक्ति को ही चुना जाए, नहीं। हालांकि अनुच्छेद 75 केवल यही कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बस। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति को भी कुछ ठोस नियम के पालन करने के लिए मतलब कहा गया है कि सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम लोग संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं जो ब्रिटेन में है, तो संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हुए, उसको अपनाते हुए राष्ट्रपति को लोकसभा के जो बहुमत दल के जो नेता हैं उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा या उसको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब किसी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ही नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और उसकी नियुक्ति के दरमियान अपने विवेक शक्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, ठीक है, आमतौर पर प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा के सबसे बड़े पार्टी या फिर गठबंधन के नेता की नियुक्ति करता है और उसे 1 महीना के अंदर अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए समय देता है।
और भी एक स्थिति है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री के चयन के दरमियान विवेक शक्ति का उपयोग, अपने तार्किक शक्ति का उपयोग कर सकता है, जब उसको लगे कि प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो गई। लगे क्या मतलब, अगर प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो गई और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ही नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री के पास विवेक शक्ति का उपयोग करने की ये पावर मिली हुई है। तो दो ऐसे कंडीशन मैंने बताए जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और चयन राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। पहला शर्त है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन सरकार को कोई विशिष्ट बहुमत नहीं मिल रहा हो, और दूसरी स्थिति, विशेष परिस्थिति है कि अगर अचानक प्रधानमंत्री की मौत हो गई और उसका कोई विशिष्ट उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, तब राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की मतलब एक तरह से मंजूरी है। ऐसे जनरल रूप से प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जिसके पास बहुमत होती है, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में कि संविधान के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को एक ऐसे समय और स्थान पर बैठक आहूत करेगा, मतलब बुलाने, मतलब आइए सब कोई बैठ जाइए, उचित समझता है। दूसरा है कि राज्यपाल को हमेशा कैबिनेट की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है और वह सदन को आहूत करने के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। कौन सा कथन सही है? केवल और केवल प्रथम कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल समय समय पर या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को एक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक आहूत करने के लिए बुला सकता है जहां वह उचित समझता है, और यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि सदन को हर 6 महीने में कम से कम एक बार तो आहूत करना ही होगा, एक बार बैठक तो करो कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर। यद्यपि यह सदन को आहूत करने के लिए राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना जरूरी है। इसलिए जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करता है तो उसका विवेकाधिकार नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य किया जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां पर राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद भी सदन को आहूत कर सकता है। जब मुख्यमंत्री बहुमत खो दे या सदन के विधायी सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्यपाल सदन को आहूत करने के बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है। लेकिन राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर किए गए कार्यों का अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगला क्वेश्चन विचार करना है आपको कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से? दूसरा, राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्या राज्यसभा के सभापति अगर बाय द वे लोकसभा के स्पीकर नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या राज्यसभा के सभापति उसकी अध्यक्षता करेंगे? दूसरा है कि तीसरा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ध्यान से सुना होगा तो आपने समझ गया होगा कि बिल्कुल प्रथम स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं। दूसरा, अगर बाय द वे राज्यसभा के सभापति, चूंकि राज्यसभा के सदस्य ही नहीं होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही मतलब राज्यसभा का सभापति होगा। अब राज्यसभा का सभापति चूंकि राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है तो फिर वो कैसे लोकसभा के या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उप सभापति करते हैं, क्योंकि उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होते हैं। ओके, और मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने या मृत्यु हो जाने पर जी तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद चूंकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सभापति किसी भी परिस्थिति में संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किन किन समिति के ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाते हैं? व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति,
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर जो सहमति बनती है वह सहमति, और सदन के बैठक के सदनों की अनुपस्थिति संबंधित समिति। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इनमें से केवल और केवल 1 और 2 अर्थात व्यापार सलाहकार समिति और नियम समिति के ही अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्षता वही करते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो व्यावसायिक सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट अबाउट राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, उनको कौन नियुक्त करता है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अगर उसके सदस्य चूंकि राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में जाएंगे तो वो किसके माध्यम से चुने जाते हैं। पहला, राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। दूसरा, इसके लिए गठित एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके माध्यम से उसको परोक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं और सदन में प्रतिनिधि मतलब केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य होते हैं उसको राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया जाता है। तो D2 बकवास है। इसका सही जवाब है, इसके लिए एक निर्वाचक मंडक होता है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को भेजने के लिए अप्रत्यक्ष विधि अपनाया जाता है और इसके लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल होता है। और इस चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जनरली अगर कहा जाए तो वो विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से ही होता है और वो विधि जो होता है वो उसी तरह होता है जैसे एकल संक्रमण, ठीक है, लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होता है। ध्यान रहे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, क्या इसमें गुप्त प्रणाली की विधि इस्तेमाल की जाती है? सभी कुछ सिमिलर है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। क्या व्हाट कमेंट सेक्शन खुला है, बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या गुप्त मतदान प्रणाली से होता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल के संबंध में कि लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल लागू हो गया हो, जब राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल लागू हो गया हो पहला, जब पिछली लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नई सरकार का गठन नहीं किया जा सका हो। तीसरा ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री द्वारा की गई विशेष सिफारिश पर राज्यसभा को अनुमोदन किया गया हो। तो आपको पता होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है जो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल ना कि वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तीनों अलग अलग चीज है। 352 से लेकर 360 तक में इसका जिक्र स्पष्ट रूप से किया गया है। किसी अन्य वीडियो में मैं आपातकाल के बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। There will be discussing about lot, but in this conceptual के बात में समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में कानून पारित करके लोकसभा की अवधि को अधिकतम 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है वो मैं बताता हूँ। देखिए आर्टिकल 358, 358 एंड 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की कुछ शर्तें हैं। 358 के तहत अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए या युद्ध की संभावना हो या युद्ध हो गया हो तो अगर वो ऑटोमेटिक आपके मौलिक अधिकार जो 19 में दिए गए वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। लेकिन 359 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति को ऐसा करने का मतलब पावर मिल जाता है, संविधान ने उसको ऐसा पावर दे देता है कि वह जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को चाहे तो वो सस्पेंडेड कर देंगे, अर्थात आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन उसमें सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। तो 3 बातें शर्तें याद रखना चाहिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान संसद को कानून बना के पारित करके लोकसभा की अवधि को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार लोकसभा अधिनियम 1976 पारित करके बढ़ाया गया था। हालांकि यह विस्तार 6 महीने के बाद जारी नहीं रह सकता, ठीक है। हालांकि यह प्रावधान वित्तीय आपातकाल में लागू नहीं होता है और वित्तीय आपातकाल के लागू होने का जो शर्तें हैं वो 368 में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 368 में, जिसके बारे में विस्तृत बात में बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्य विधायिका का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी निहिताएं मतलब कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनेगा तो संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है,
उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, विधान परिषद या विधानसभा के मामले में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों दिया है, के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होनी चाहिए। चौथा है कि विधानसभा के लिए चुने जाने का वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के किसी विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए। तो विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को राज्य विधायिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी शर्तें जो संविधान में लिखी हुई है, एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे इस उद्देश्य के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। और शपथ में क्या कहना होगा कि भारत के संविधान के प्रति आस्था विश्वास रखेंगे, निष्ठा रखेंगे। दूसरा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। विधान परिषद के मामले में उसका 30 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष, और विधानसभा के मामले में 25 वर्ष है। जैसे लोकसभा के मामले में 25 वर्ष है, राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष है, उसी तरह विधान परिषद के मामले में 30 वर्ष और विधानसभा के मामले में 25 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। और उसके पर संसद द्वारा निर्धारित कुछ जो नियतार्थ है, जो शर्तें आधारित निर्धारित की गई है, वो तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद भी किसी बिल को राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर क्या क्या कर सकता है। राज्य विधानसभा से या राज्य विधानमंडल से कोई बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर क्या क्या निर्णय ले सकता है। बिल को अपनी सहमति दे सकता है, बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु धन विधेयक सहित बिल को लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार अर्थ विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। एक तो वो विधेयक को लौटा सकता है, बिल्कुल, विधेयक को सहमति दे सकता है, बिल्कुल, विधेयक पर पुनर्विचार के लिए अगर शर्त यह है कि वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए तब उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं होता है। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए वो बिल को सुरक्षित रख सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी बिल को राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है तो राज्यपाल उस बिल को अपनी सहमति दे सकता है, अपनी बिल पर सहमति रोक सकता है। राज्य विधायिका को बिल यदि वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा वापस उस बिल को फिर से भेज दिया जाए राज्यपाल पर तो राज्यपाल उस पर अपना निर्णय देने के लिए बाध्य है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। साथ ही यह ध्यान रहे कि पुनर्विचार द्वारा लौटाए गए बिल पर क्या राज्यपाल उस बिल को उठाकर राष्ट्रपति के पास समर्पित कर सकता है, इस पर आप कमेंट में लिखिए। दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। राज्यपाल ने पहली बार बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा, राज्य विधानमंडल ने वापस उस बिल को पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को सौंप दिया। क्या राज्यपाल उस बिल को जिस पर पुनर्विचार हो चुका है उस बिल को राष्ट्रपति के लिए समर्पित कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है? कमेंट सेक्शन फॉर यू। राष्ट्रपति के विचार अर्थ विधेयक को आरक्षित रख सकता है, वो तो जनरल सी बातें हैं। किसी भी बिल को, किसी भी मामले में उस बिल को वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। जहां विधायिका द्वारा पारित विधेयक उस राज्य की उच्च न्यायालय की स्थिति के समझ किसी भी प्रकार का मतलब एक तरह से दिक्कत पैदा कर रहा हो, खतरा पैदा कर रहा हो। इसके अलावा राज्य विधेयक को आरक्षित भी राज्यपाल, और भी बहुत से ऐसे कंडीशन है जिसके आधार पर अपने मनमाना तरीका से अगर राज्यपाल हर विधेयक को, हर बिल को अगर राष्ट्रपति के पास भेजने लगे तो फिर तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो तो मतलब बेकार है। क्योंकि यू नो अबाउट दैट कि वी आर फॉलोइंग फेडरल सिस्टम। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, केंद्र और राज्य की शक्ति स्पष्ट रूप से विभाजित होती है। संविधान में इसका जिक्र होता है, अलग अलग उनके विषय होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित होते हैं। लेकिन राज्यपाल चूंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अगर राज्यपाल अगर हर बिल को जो राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया जाता हो उस पर अपनी मतलब मंशा जारी करने के लिए उसको राष्ट्रपति के लिए अगर भेज दे तो एक तरह से संघात्मक व्यवस्था तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसको रोकने के लिए केवल और केवल कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन निर्धारित किए गए हैं जिस पर राज्यपाल को उस बिल को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। शर्तें नंबर 1 है कि वह बहुत ही अधिकाधिक मतलब अल्ट्रा वायलेंस हो, मतलब एक तरह से संविधान के प्रावधानों के विपरीत लग रहा हो। दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका उल्लंघन कर रहा हो, देश के पूरे व्यापक हित के लिए मतलब उसका उल्लंघन कर रहा हो, राष्ट्रहित का कोई महत्व हो, राष्ट्र ऐसा बिल कोई प्रस्तुत कर दिया हो राज्य विधानमंडल के द्वारा जिससे राष्ट्रहित ही मतलब क्षति में आ जाए। और संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत जो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई बिल है तो राज्यपाल इन बातों को ध्यान में रखे। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल मनमानी तरीके से किसी भी बिल को उठा के राष्ट्रपति को समर्पित कर दे। नो, इट्स नॉट गुड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली की जो अस्तित्व है संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में इसका जिक्र है? ये राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग कहां किस अनुसूची में किया गया है?
ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची। यू नो अबाउट दैट वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची, इसमें स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया गया है। आपको पता होगा 1985 का कार्यकाल, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल अधिनियम जोड़ा जाता है। वास्तव में 10वीं अनुसूची जो दल विरोधी कानून से संबंधित है, राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों, दुष्प्रभावों, पद के लोभ और इसी प्रकार के जो अन्य लाभ है उसके मतलब चंगुल में फंसकर जिस सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होने की जो आपकी मंशा जगती है, उस मंशा पर लगाम लगाने के लिए, एक कठोर कदम उठाने के लिए इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। उस समय पार्टी शब्द को जोड़ा गया था। तो पहली बार चूंकि दल बदल विरोधी प्रावधान में स्पष्ट रूप से राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, उसके सदस्यों की सदस्यता छोड़ने पर अयोग्य घोषित करना अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। अतः 10वीं अनुसूची राजनीतिक दलों की प्रणाली को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में अपनी सीट ग्रहण करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित में किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है? संसद के जो सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, संसद में बैठने के पूर्व ही, अर्थात चाहे वो लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में बैठे, उससे पहले उसको किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है? पहला वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, पीठासीन अधिकारी, प्रोटेम स्पीकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर जो पार्टी का जो गठबंधन का नेता होता है उसके समक्ष। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ लेनी पड़ती है। और उसको शपथ क्या लेनी पड़ती है संसद के सदस्य को? कि वो भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा रखना, भारत की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना और अपने कर्तव्यों पर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। क्या आपके नेता आपके निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के जो सदस्य हो, क्या इन बातों का फॉलो करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। यू नो अबाउट दैट प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, उसके बारे में आपको विचार करना है। उसे लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। इज इट राइट? क्या उसे लोकसभा द्वारा, सदन के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है? वह तब तक लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है जब तक कि जो नया निर्वाचित अध्यक्ष है वो संसदीय प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ नहीं जाए, परिचित ना हो जाए। प्रोटेम स्पीकर को अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है कि उसको, प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के अध्यक्ष के तुल्य सभी शक्तियां मिलती है। रही बात उसको चुनने का जो तरीका है, उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनते हैं। और बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल बकवास लग रहा है, क्योंकि अगर कोई स्पीकर, अगर प्रोटेम स्पीकर से देख देख के सीख रहा है और पूरी तरह से जब लोकसभा की प्रक्रिया को समझ ले तब उसकी नियुक्ति होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। संविधान के द्वारा यह लिखा गया है, स्पष्ट किया गया है कि अंतिम लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व अपना पद त्याग कर देता है। जैसे नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होती है, उसकी पहली बैठक से ठीक पूर्व अपना त्यागपत्र छोड़ देगा। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। जनरली वो सबसे वरिष्ठतम होते हैं, लेकिन वरिष्ठतम होंगे इसका कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। रही बात, प्रोटेम अध्यक्ष को अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है और वह सदन के नए अध्यक्ष को चुनाव भी करते हैं। चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रोटेम स्पीकर से पहले नहीं, बाद में चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव पहले होगा, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। देन जब नए अध्यक्ष को चुनाव हो जाएगा सदन के द्वारा, तो प्रोटेम अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा और अस्थायी होता है, और फिर प्रोटेम स्पीकर उसी तरह से मतलब एक जनरल लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। इसलिए यह पद अस्थायी होता है जो कुछ दिनों के लिए विद्यमान रहता है। Okay, this is sufficient for this video. I think you love this video. Please share and subscribe my channels if you love this video. Once again, thanks a lot.